हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, जो कि सेक्शन 106 से 124 तक है। सेक्शन 106 क्या बोल रहा है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। इसमें पहली अथॉरिटी कौन सी है? कोर्ट ऑफ सेशन है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जो कि कन्विक्ट कर रहे हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कौन सा अपराध किया है, जो कि सबसेक्शन 2 में बताया गया है। सबसेक्शन 2 में बताया गया है अथवा उसको अबेट करने का प्रयास अबेट किया उस अपराध को उन्होंने, उसके लिए उसको कन्विक्ट किया गया है। मतलब इन अपराधों के कमीशन के लिए या अबेटमेंट करने के लिए किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया है। ये कौन कौन से अपराध होते हैं? तो पहले हम ये देख लेते हैं। सबसेक्शन 2 में अपराधों के बारे में बताया कि कौन से अपराध है। तो कोई भी ऐसे अपराध जो कि इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 8 में दिए हुए हैं, 153A, 153B और 154 को छोड़ करके। जब हम इंडियन पीनल कोड का चैप्टर 8 पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है अनलॉफुल असेंबली, रॉयट, एफरे वाली कहानी दी रहती है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें 3 चीज़ों को छोड़ करके 153A, 153B और 154 के छोड़ करके चैप्टर 8 में जो ऑफेंस पनिशेबल है वो, उसको यदि कोई व्यक्ति कमीशन कर रहा है या फिर अबेट कर रहा है अथवा असाल्ट, क्रिमिनल फोर्स या मिसचीफ का जो अपराध है उसको कमिट कर रहा है या अबेट कर रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अपराध कर रहा है या अबेट कर रहा है, या फिर ब्रीच ऑफ अ पीस जो अपराध कर रहा है, ठीक है, या अबेट कर रहा है। तो इसके लिए यदि किसी व्यक्ति को जो है दोष सिद्ध किया जाता है तो जो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि पीस बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति से सिक्योरिटी लेना आवश्यक है, तो वह व्यक्ति क्या, मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस, दंडादेश पारित करते समय, ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, उस व्यक्ति को बोला जाएगा कि आप जो है बंधपत्र निष्पादित करें विद विदाउट श्योरिटीज, श्योरिटी रहित या श्योरिटी सहित, फॉर कीपिंग द पीस, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, फॉर सच अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years एज इट थिंग्स फिट, ठीक है, उतने अवधि के लिए जो कि 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी, जैसा कि वह उचित समझे। मतलब कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि ऐसे अपराध जो कि सबसेक्शन 2 में दिए गए हैं उसके कमीशन या अबेटमेंट के लिए कन्विक्ट किया गया है, और मजिस्ट्रेट और कोर्ट के ओपिनियन में ये आवश्यक हो गया है कि पीस बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति से सिक्योरिटी लिया जाए, तो एट द टाइम ऑफ पासिंग द सेंटेंस टू हिम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करो। भाई तो मैंने शब्द बोला है, मतलब उस व्यक्ति को डायरेक्ट करेंगे, उस व्यक्ति को मतलब कन्विक्टेड पर्सन को डायरेक्ट करेंगे कि आप जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट करिए विदाउट श्योरिटीज फॉर सच अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, ठीक है, जो कि 3 साल के से अधिक नहीं होगा। फिर आपका आता है सबसेक्शन 3 आता है, जिसमें बोला गया था कि द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड शैल बिकम वॉइड। यदि कन्विक्शन को अपील में सेट असाइड कर दिया जाता है तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया था वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? An order under this section may also be made by the appellate court or by a court when exercising its power of revision। यह जो आदेश होता है वो अपीलेट कोर्ट के द्वारा भी दिया जा सकता है या फिर किसी भी ऐसे कोर्ट के द्वारा जो अपने रिवीजन के पावर को एक्सरसाइज करता है उसके द्वारा दिया जा सकता है। मतलब ट्रायल कोर्ट भी दे सकता है, अपीलेट कोर्ट भी दे सकता है, और जो ऐसा कोर्ट जो रिवीजन का पावर एक्सरसाइज कर रहा है उसके द्वारा भी आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। तो 106 क्या था? कोर्ट ऑफ सेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है किसी ऐसे व्यक्ति को इन अपराधों के लिए जो कि सबसेक्शन 2 में बताए गए हैं किसी और इन अपराधों के अबेटमेंट के लिए किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि पीस बनाए रखने के लिए इन ऑफेंडर से या कन्विक्टेड पर्सन से सिक्योरिटी लेना आवश्यक है, तो वो जो है एट द टाइम ऑफ पासिंग द सेंटेंस उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट करे विदाउट श्योरिटीज फॉर सच अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year, सॉरी माफ़ करिएगा, नॉट एक्सीडिंग 3 year, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा जाता है यहाँ पे जो है सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? यदि कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया अपील में तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया था वो भी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि ये जो ऑर्डर होता है वो ट्रायल कोर्ट तो दे ही सकता है, उसके साथ साथ अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट भी दे सकते हैं। अब आते हैं 107 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अनदर केस। यहाँ पे अथॉरिटी कौन है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। सबसेक्शन 1 बोलता है व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ अ पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रंक्विलिटी or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of a peace or disturb the public tranquility, and is of opinion that there is a sufficient ground for proceeding, he may, in the manner hereinafter provided, require such a person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such a period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit, ठीक है। तो यहाँ पे अथॉरिटी आपकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है कि कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जिससे पीस ब्रीच हो रही है
या पब्लिक ट्रंक्विलिटी डिस्टर्ब हो रही है, या कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है जिससे ये पब्लिक ट्रंक्विलिटी डिस्टर्ब होने की आशंका है, या फिर ब्रीच ऑफ द पीस होने की आशंका है, तो वो क्या करेगा, एक सो कॉज नोटिस जारी करेगा कि वो जो है वो अपना कारण बताए कि क्यों ना उसको जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए जो है 1 साल के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए उससे कहा जाए उस व्यक्ति से, ठीक है। तो कारण बताओ नोटिस जारी करता है। अब सबसेक्शन 2 जो है वो क्या बोलता है, प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन मे बी टेकन बिफोर एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व्हेन आइदर द प्लेस वेयर द ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्बेंस इज एप्रीहेंडेड इज विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन और देयर इज विद इन सच अ जुरिडिक्शन a person who is likely to commit a breach of a peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such a jurisdiction। सबसेक्शन 2 को क्या बात कर रहा है कि जो प्रोसीडिंग होती है वो किस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाएगी। तो बोलता है कि यह प्रोसीडिंग जो है किसी भी ऐसे प्लेस पे जहाँ पे ब्रीच ऑफ अ पीस हुआ है, ब्रीच ऑफ अ पीस या डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रंक्विलिटी एप्रीहेंडेड है, उस प्लेस के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई की जा सकती है, या फिर यदि वो प्लेस उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में आता है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में अगर वो व्यक्ति जिसने अपराध किया वो आता है और वो लोकल जुरिडिक्शन से बाहर जाके अपराध करता है, ठीक है। क्या करता है, ऐसी अधिकारिता से परे संभावता जो है परिशांति भंग करता है, लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा, यथापूर्वक कोई ऐसा सदोष कार्य करता है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है कार्रवाई की जाएगी। सबसेक्शन 2 कुछ नहीं बोलता है, सबसे बस एक सिंपल सी बात है जिसमें बोला है कि कौन से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई की जाएगी। तो पहला बोलता है यदि उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तो उस प्लेस पे जहाँ पे वो अपराध जहाँ पे वो जो है ब्रीच ऑफ पीस की आशंका है अथवा जो है डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रंक्विलिटी की आशंका है, या फिर वो व्यक्ति जो है उस जुरिडिक्शन के अंदर निवास करता है लेकिन उस जुरिडिक्शन से बाहर उसने इस प्रकार का ब्रीच ऑफ पीस वाला या पब्लिक ट्रंक्विलिटी वाला उसने अपराध किया है, ठीक है। इसके पश्चात जो है 108 आता है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम अ पर्सन डिसेमिनेटिंग सीडेशियस मैटर्स। एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन दैट विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन एनी पर्सन हु with or without jurisdiction either orally or in writing or in any other manner intentionally disseminate or attempt to disseminate or abates the dissemination of any matter the publication of which is punishable under section 124A 153A 153B 295A of Indian Penal Code। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है कि उसके जुरिडिक्शन में निवास करने वाला कोई व्यक्ति जो है उसके जुरिडिक्शन के अंदर या फिर उसके बाहर जो है वो क्या करता है, वो आइदर ऑरल या रिटर्न में या किसी अनदर मैनर में वो डिसेमिनेट करता है, अटेम्प्ट टू डिसेमिनेट करता है या अबेट करता है। डिसेमिनेट मतलब फैलाने का, क्या फैलाने का, कोई भी ऐसा मैटर जिसका पब्लिकेशन पनिशेबल है। कहाँ पे 124A 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड जो सेडिशन की बात करता है, 153A ऑफ इंडियन पिनल कोड जो कि क्लास के मध्य जो है इनमिटी को फैलाने का कार्य करता है, इनमिटी की भावना को। 153B की अगर बात करते हैं तो वो राष्ट्रीय प्रतिकूलता में प्रभाव डालने वाले जो लांछन होते हैं उसकी बात कर रहा है। और यदि हम 295A कहते हैं तो किसी के धार्मिक विश्वासों को आहत करने के लिए जो मैलिशियस एक्ट किया जाता है वो है, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, एनी मैटर कंसर्निंग अ जज एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज विच अमाउंट्स टू अ क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिसेमिनेशन अंडर द इंडियन पिनल कोड। कोई भी ऐसा मैटर डिसेमिनेट कर रहा है जो कि माननीय न्यायाधीश को क्या लग रहा है उनके लिए वो क्रिमिनल इंटिमिडेट हो गया या फिर डेफेमेशन की कोटि में आ गया है, ठीक है। और सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसा मैटर वो क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, लेट टू हायर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कौन सा ऐसा मैटर जो कि आपका ऑब्सीन मैटर होता है जो कि 292 में इंडियन पिनल कोड में वो क्या है, पनिशेबल है। तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, उसको जो है सो कॉज नोटिस जारी करेगा कि आपसे क्यों ना आपको बॉन्ड भरवाने के लिए आदेशित किया जाए, 1 साल के लिए बॉन्ड भरने के लिए आपको आदेशित किया जाए। फिर दूसरा सबसेक्शन 2 जो है वो क्या बोलता है, कोई भी प्रोसीडिंग जो होती है वो एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर, ठीक है, प्रोपरेटर जो है उसके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा यदि उसने जो है पब्लिकेशन जो है वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के तहत किया है, ठीक है। और कब तक नहीं किया जाएगा, जब तक स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिल जाती या कोई भी ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर्ड किया गया है तो उसकी परमिशन नहीं मिल जाती। तो ये था हमारा 108। अब नेक्स्ट है जो है वो 109 है, जैसे बोला है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। When an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction a person taking precautions to conceal his presence
and that there is a reason to believe that he is doing so with a view to committing a cognizable offence, the magistrate may, in a manner hereinafter provided, require such a person to show cause why he should not to order to execute a bond with or without sureties for his good behavior or for such a period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit। ठीक है, तो 109 क्या बोलता है कि यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके जुरिडिक्शन में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी जो है प्रेजेंस को कंसील कर रहा है, और ऐसा वो किस पर्पज़ से कर रहा है, ताकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सके। तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो उससे जो है सेम चीज़ शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए कहेगा, क्यों ना आपका जो है एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए 1 साल के लिए एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्यों ना आदेशित कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका शो कॉज नोटिस जो है उस व्यक्ति को जारी कर देगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, 110 है सिक्योरिटी फॉर अ गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। व्हेन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन दैट देयर इज अ within his local jurisdiction a person who is by habit a robber, housebreaker, thief or forger। तो हमको यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखनी। पहला जो है ये हैबिट की बात कर रहा है। दूसरा, इसको याद कैसे रखते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई चोर है, चोर जो है घर में चोरी करने जाता है कोई चोर है, वो चोरी करने जाता है घर में, और घर में चोरी करने के लिए उसने ताला तोड़ दिया, और वो जो है वहाँ पे जाकर उसने डेथ कॉज कर दी। चोरी करने के ड्यूरेशन में ही कोई व्यक्ति उसको पकड़ लिया, उसको उसने मार दिया। ठीक है, थीफ तो ऐसे याद रखना, चोर है, घर में ताला तोड़ के घुसता, हाउस ब्रेकर, डेथ कॉज कर दी, रॉबर हो गया, और फॉर्जर अलग से याद करना है, और ये हैबिचुअल होना चाहिए। ठीक है, या फिर हु इज़ बाय हैबिट अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, वो जानते हुए कि प्रॉपर्टी स्टोलन है उसके बाद भी उसको रिसीव कर रहा है, हैबिचुअली रिसीव कर रहा है। और सी क्या बोल रहा है, हैबिचुअली प्रोटेक्ट और हार्बर्स थीव्स और एड्स इन कंसीलमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। भाई ये है, अगर आप देखिएगा, गौर करिएगा, तो ए बी सी जो है वो दोनों कहीं ना कहीं चोरी से संबंधित है। ए बी चोरी से संबंधित है, दूसरा रिसीवर से संबंधित है। जब हम तीसरा सी क्लॉज देखेंगे तो उसमें बोलता है कि चोरों को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, संश्रय भी दे रहा है, और हैबिचुअली कर रहा है, ऐसे नहीं पहली बार कर रहा है, हैबिचुअली कर रहा है। और इतना ही जो है, इतना ही नहीं, जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको कंसील करने में, डिस्पोज ऑफ करने में सहायता भी प्रदान कर रहा है। ठीक है, डी नंबर में बचे जो अपराध है उनको लिख दिया कि किडनैपिंग हो गया, एब्डक्शन हो गया, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, मिसचीफ हो गया। चैप्टर 12 में जो है कॉइन से संबंधित जो अपराध है वो हो गया। करेंसी से संबंधित 489 ए से लेकर 489 डी के कोई अपराध करता है हैबिचुअली तो उसको ऐड किया गया। या कोई हैबिचुअली जो है या कमिट करता है, अटेम्प्ट टू कमिट करता है, अबेट करता है, क्या ब्रीच ऑफ पीस को लेकर के, यानी इसमें जो भी अपराध यहाँ पे दिए गए उसका कमीशन करता है, अबेट करता है, अटेम्प्ट करता है। कौन से अपराध जो कि इन एक्ट में जो है वो क्या है, पनिशेबल है। कौन कौन से एक्ट है, टैक्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, फेरा है ना, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ पोर अडल्ट्रेशन एक्ट है, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 है, कस्टम्स एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट है। अतः कोई भी ऐसे अपराध है, ठीक है, कोई भी ऐसे अपराध है जो कि पनिशेबल है, जो कि डील करते हैं किस चीज़ से, प्रिवेंशन ऑफ द होर्डिंग और प्रॉफिटिंग और अडल्ट्रेशन ऑफ द फूड और ड्रग्स और ऑफ करप्शन। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इतना डेंजरस है कि विदाउट सिक्योरिटी जो है उसका सोसाइटी में रहना हजार्डस है। तो ऐसे मजिस्ट्रेट जो है इन व्यक्तियों के संबंध में जो है वो शोकॉज नोटिस जारी करेगा कि क्यों ना इन व्यक्तियों से जो है बॉन्ड भरवाया जाए। वो कितने साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, और विद श्योरिटीज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 106 से 110 में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। 106 में जो अथॉरिटी थी वो कौन थी, कोर्ट ऑफ सेशन था और JMFC थी। 107 से लेकर के 110 तक कौन कौन थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे। 106 और 107 में जो सिक्योरिटी दी जा रही थी, सिक्योरिटी दी जा रही थी किस चीज़ के लिए, गुड बिहेवियर कीपिंग द पीस के लिए ली जाती थी, कि पीस मेंटेन करके रखता है, पर शांति बनाए रखने के लिए। 107 से 110 जो सिक्योरिटी ली जा रही है वो गुड बिहेवियर के लिए ली जा रही है। ठीक है, 106 में जो बॉन्ड भरवाया जाता था वो 3 साल के लिए भरवाया जाता था। 110 में भी जो है वो 3 साल के लिए भरवाया जा रहा है। 107 से 109 के बीच जो है वो 1 साल के लिए भरवाया जा रहा है। 106 से लेकर के 109 के बीच क्या था, विद और विदाउट श्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन मैंडेटरी श्योरिटी कहाँ की गया है, 110 में, क्योंकि वो हैबिचुअल ऑफेंडर की बात कर रहा है। ठीक है, फिर 111 आता है, ऑर्डर टू बी मेड। ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें होंगी, रिटर्न में ऑर्डर होगा, इन्फॉर्मेशन जो मजिस्ट्रेट ने प्राप्त की है उसका सब्सटेंस लिखेगा, अब बॉन्ड की राशि लिखेगा, उसका टर्म लिखेगा,
और नंबर, कैरेक्टर और क्लास ऑफ द सिक्योरिटीज़ लिखेगा। 112 क्या बोलता है, यदि वो व्यक्ति जो है जिसके संबंध में आदेश पारित करना है या कोर्ट में उपस्थित है तो उसको ये पढ़ के ऑर्डर जो है वो पढ़ के सुनाया जाएगा, अथवा वो चाहता है तो उसको उसका सब्सटेंस जो है एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सेक्शन 113 क्या बोल रहा है, समन्स और वारंट इन केस द पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। यदि वह व्यक्ति जिसके संबंध में आदेश पारित करना वो व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं है तो समन जारी करके, या फिर वह व्यक्ति यदि कस्टडी में तो वारंट जारी करके उसको जो है कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। और प्रोवाइजो बोलता है कि यदि कोर्ट जो है इन्फॉर्मेशन से या पुलिस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड है कि उसके ब्रीच ऑफ पीस को प्रिवेंट करने के लिए और या पब्लिक ट्रंक्विलिटी को डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए जो है उस व्यक्ति का अरेस्ट होना आवश्यक है, तो डायरेक्ट वारंट भी भेज सकता है उसके अरेस्ट के लिए, ठीक है। 114 क्या बोलता है, कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू अकम्पनाई समन्स और वारंट। जब भी समन वारंट भेजा जाएगा ना 113 में, तो 111 की कॉपी भी उसके साथ में लगी रहेगी। 114 बात कर रहे हैं, है ना। 115 की अगर हम बात करेंगे तो पावर टू डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस हो गया, तो ठीक है, उसको पर्सनल अटेंडेंस से डिस्पेंस कर देगा और बोल देगा कि आप लीडर के माध्यम से उपस्थित होने वाले में, है ना। फिर आपका 116 जो है वो क्या बोलता है, इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो जब वो व्यक्ति उपस्थित हो जाएगा तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसकी इंक्वायरी, जो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसकी जो है वो इंक्वायरी करेगा, और जो भी उसको फर्दर एविडेंस लेना होगा तो उसको ले सकता है। इंक्वायरी करते समय कौन सी प्रोसीजर फॉलो करेगा, समन केस की। तीसरा सबसेक्शन बोलता है यदि जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती हो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इमीडिएट मेजर्स जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द ब्रीच ऑफ अ पीस, तो क्या करेगा, उसको बोलेगा तुम एक काम करो भैया, उस बॉन्ड भैया तो ठीक है, उनसे बोलेगा कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दीजिए विदाउट श्योरिटीज़, ठीक है। और जब तक बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करते तो उसको क्या करेगा, उसको डिटेन करके रखेगा, ठीक है, कस्टडी में रखेगा जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती। प्रोवाइजो क्या बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति के संबंध में 108, 109, 110 की प्रोसीडिंग नहीं चालू की गई है तो फिर ये आदेश पारित नहीं किया जा सकता। और बी बोलता है कि कोई भी कंडीशन हो गया या फिर सिक्योरिटी संबंधी कोई भी प्रोविज़न हो गया, कोई भी अमाउंट हो गया, ठीक है, नंबर हो गया, कोई भी पेक्यूनियरी लायबिलिटी हो गई, वो 111 के आदेश में जो लिखा है वही रहेगा, उससे ज़्यादा आप जो है ऑनरस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा कठोर नहीं बना सकते। सबसेक्शन 4 बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है या फिर इतना डेंजरस है कि विदाउट सिक्योरिटी उसे समाज में नहीं रखा जा सकता है, वो जो है हजारडस हो सकता है, तो उसको अप्रूव कर सकते हो, उसके उस व्यक्ति के जनरल रेपुटेशन से अप्रूव कर सकते हो, है ना। सबसेक्शन 5 बोलता है कि जब दो से अधिक पर्सन जो है एसोसिएटेड है किसी भी मैटर में जो कि अंडर इंक्वायरी है, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उनकी इंक्वायरी सेम भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे उसको सही लगे। 6 में जो है बताया गया टाइम पीरियड के 6 मंथ के अंदर आपको उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद भी आप इसके बाद 6 मंथ के अंदर कंप्लीट नहीं होता तो टर्मिनेट हो जाती है प्रोसीडिंग, और अगर आप चाहे जब तक कि मजिस्ट्रेट जो है स्पेशल रीजन्स लिख करके उसको कंटिन्यू नहीं करता, मतलब कि 6 महीने के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग के ख़त्म होने का जो है प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग समाप्त होनी चाहिए। यदि प्रोसीडिंग समाप्त नहीं होती है तो वो जो है प्रोसीडिंग क्या होती है, वो टर्मिनेट हो जाती है। पर अगर मजिस्ट्रेट जो है स्पेशल ऑर्डर करके अगर उसको कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि वेयर एनी पर्सन जो है हैज़ बीन केप्ट इन अ डिटेंशन पेंडिंग सच इंक्वायरी द प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन unless terminated earlier shall stand terminated on the expiry of the period of 6 months of such a detention, ठीक है। यदि उस ड्यूरेशन में किसी व्यक्ति को डिटेंशन में रखा गया है, ठीक है, और 6 महीने एक्सपायर हो जाएंगे तो फिर वो व्यक्ति क्या है, उसका जो डिटेंशन था वो टर्मिनेट हो जाएगा और वो व्यक्ति जो है मुक्त हो जाएगा, है ना। सबसेक्शन 7 बोलता है कि यदि किसी वो उसने मजिस्ट्रेट ने स्पेशल ऑर्डर लिख करके जो है वो 6 महीने के बाद भी प्रोसीडिंग कंटिन्यू कर दी, तो जो एग्री पार्टी है वो सेशन जज में क्या कर सकता है, वो जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और सेशन जज उसको वैकेट कर देगा उस ऑर्डर को कि कोई भी स्पेशल रीज़न नहीं था या फिर कोई भी अनुचित रीज़न था वहाँ पे, है ना। फिर 117 में जो है वो सिक्योरिटी कहाँ पर दी जाती है, 117 में दी जाती है, ठीक है। यदि मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी की समझ बात जो है ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं वहाँ पे सिक्योरिटी लेना आवश्यक है, तो उनको बोलेगा भैया आप जो है सिक्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दीजिए विदाउट सिक्योरिटी, जैसा भी कोर्ट और मजिस्ट्रेट को उचित लगे। 3 प्रोवाइजो लिखे हुई है। पहला प्रोवाइजो सेम चीज़ है कि 111 में जो भी चीज़ लिखी है वैसे ही होगा, उससे अधिक पीरियड के लिए ना तो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाएगा ना तो सिक्योरिटी का नेचर बदला जाएगा, ठीक है, कुछ भी चीज़ अलग नहीं होगी, 111 में जो लिखा है वही होगा। जो अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड है कैसे डिटरमाइंड होगा, तो जैसे सर्कमस्टेंसेस बॉडी वैसे होगा, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। और अगर माइनर के संबंध में है तो वो सीओटी के द्वारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, ओनली बाय सीओटीज़ के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या बोलता है कि यदि जरूरी नहीं होता बॉन्ड भरवाना तो क्या होगा, उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर 119 बोलता है कि बॉन्ड का पीरियड स्टार्ट कब से होता है,
तो बस इतना जान लीजिए, यदि किसी व्यक्ति को सेंटेंस में है ना वो व्यक्ति, तो जब सेंटेंस उसका क्या होता है, खत्म हो जाता है, सेंटेंस का पीरियड क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तब से जो है बॉन्ड का पीरियड स्टार्ट होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 3 साल का सेंटेंस दिया गया और उसे 3 साल के लिए बॉन्ड भी भराया जाता है, तो जब उसका 3 साल का सेंटेंस जो है वो खत्म होगा ना, तब उसका बॉन्ड पीरियड चालू होगा, है ना। तो उसको, तो अगर कोई व्यक्ति अंडरगोन अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट, द पीरियड फॉर विच सच अ सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड शैल कमेंस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच अ सेंटेंस। और दूसरा बोलता है इन अदर केस होता है यदि उस व्यक्ति को सेंटेंस नहीं है तो फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, और या फिर जो है मजिस्ट्रेट ने कोई अन्य डेट फिक्स किया तो वहाँ से चालू होगा। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच।